आज आपको मैं डिटेल से भारत के सबसे बड़े डेंजर पे जिस एक व्यक्ति ने स्टेप बाय स्टेप बहुत मुश्किल पड़ाव पार करके फुल परमानेंट सॉल्यूशन निकाला है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। व्यक्ति मुख्यमंत्री भी बन जाए तो आपको क्या लगता है काम आसानी से हो जाता है? पहले तो ये समझ होनी चाहिए कि सबसे बड़े डेंजर को आप आइडेंटिफाई कर पाए, वो डेंजर को आप आइडेंटिफाई करके उसके रियल रूट पे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको समझ पाए। उसको समझने के बाद आदेश तो ब्यूरोक्रेट बाबू निकालता है। बाबुओं के ऊपर उतनी आपकी पकड़ हो कि आप ब्यूरोक्रेट से वो ऑर्डर निकाल पाए, क्योंकि वो याद है ना मूवी की लाइन, सरकार किसी की भी हो सिस्टम तो हमारा है। सिस्टम के अंदर ब्यूरोक्रेट्स एक बड़ा रोल लेते हैं। उतना भी काफी नहीं है। अगर आप बड़ी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो आपको पता है फिर क्या आएगा? मीडिया। मीडिया में किस किस तरह के नरेटिव आएंगे, किस किस तरह के झूठ आएंगे, किस किस तरह से बाधा डालने के लिए लोगों को उकसाया जाएगा। तो आप मीडिया में क्या, मीडिया की जो कम्युनिकेशन है आपकी इतनी स्ट्रांग है कि जनता को भ्रम ना हो पाए, जनता कंफ्यूजन में ना आ पाए, जनता डाउट में ना आ पाए, जनता किसी तरह आपके अगेंस्ट सड़कों पे ना आ जाए। तो मीडिया के साथ आपकी क्या रिश्ते हैं? और मीडिया अगर आपके साथ शैतानी कर रहा है तो आप कैसे उसको बाईपास करके अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं? इतना ही नहीं होता, फिर किसी बड़े फैसले के अंदर आता है इकोसिस्टम। कुछ उसमें विपक्ष के नेता हो सकते हैं, कुछ में अंदर एनजीओज हो सकते हैं, उसके अंदर सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हो सकते हैं। अच्छा, यही नहीं रुकता, उसके बाद ये सारा मीडिया और प्रोटेस्ट का वातावरण बनने के बाद बात पहुंचती है कोर्ट्स में। और कोर्ट में अगर आप कोई बड़ा फैसला ले रहे हो जो इलीगल आप साबित हो जाए या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाए या बियॉन्ड योर पावर्स हो जाए, बहुत तरह के पैरामीटर्स हैं, तो आप वहां से स्टे लग जाता है और कोर्ट के अंदर डिले हो जाता है या रुक ही जाता है, या कई बारी आप वो इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाते हैं। इतनी स्टेजेस होती हैं एक मुख्यमंत्री बनने के बाद भी, अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि अरे पॉलिटिकल पावर आ गई, एमएलए तो क्या ही कर लेगा, मैं मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं। पर आज ये वीडियो पॉजिटिव नोट पे है। पॉजिटिव नोट पे क्यों है? क्योंकि एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो ये 6 स्टेजों से निकल के एक बड़ी चीज का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। और उस प्रॉब्लम का जो मैग्नीट्यूड था वो शायद मुझे भी नहीं पता था, शायद आपको भी पता नहीं होगा कि इतना बड़ा कैसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बात करने जा रहा हूं मैं असम की। शायद वो आपको थंबनेल से समझ भी आ गया होगा, पर शायद आपको ये समझ नहीं आया होगा कि ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है जिसने सरकार को परमिट किया है कि सरकार जो करना चाह रही है वो कर पाए, क्योंकि सरकार जो कर रही थी वो लीगल है, वो के पीछे की कुछ स्टेजेस समझिए, तब आप समझेंगे डेंजर कैसे खत्म हो रहा है। स्टेज 1, 25-30, कई लोग कहते हैं 40 साल से असम के अंदर इलीगल इमिग्रेशन चल रही है, बहुत पीक पे चल रही है, शुरू से ही हो रही है पर एकदम पीक पे चल रही है। अब इलीगल इमिग्रेंट जो आता है और अधिकतर बांग्लादेश से आए हैं, बांग्लादेशी हैं, हमें संकोच नहीं करना चाहिए, तो वो क्या करता है? वो आके क्या घर खरीद सकता है? इतने तो पैसे ही नहीं है, गरीब फक्कड़ देश था। तो जो यहाँ पे आए, आने के बाद उनकी मानसिकता वही रहती है ईस्ट पाकिस्तान वाली। पर जो आए यहाँ पे, वो यहाँ पे आने के बाद रहेंगे कहाँ? कॉलोनी में कॉलोनी कटी हुई है, आपके नेबर में कोई घर ले सकता है? इलीगल नहीं रह सकता, बहुत महंगा है। तो क्या होता था? वो सरकारी जमीन पे कब्जा करते हैं। सरकारी जमीन के अंदर वो ऐसी जगहों पे कब्जा करते हैं जहां पे सरकार रोज रेगुलर मॉनिटरिंग भी नहीं कर रही हो, जैसे रिजर्व लैंड्स, फॉरेस्ट लैंड्स। अब ये आंकड़ा सुनिए और आप शॉक हो जाएंगे कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी। फॉरेस्ट लैंड जो डबल द साइज ऑफ दिल्ली था, वो अंदर इंक्रोचमेंट था। क्या बोला? डबल द साइज ऑफ दिल्ली। दिल्ली जिसमें लगभग 3 करोड़ लोग रहते हैं, डबल द साइज दिल्ली था। और ये पूरे असम का 19.92% ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया, 20% ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया। हेक्टरों में सुनिए, बड़ा फिगर है, सुनिएगा ध्यान से।
3,62,082 हेक्टर्स कवर में था। तो क्या होता है जंगल में, अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, ड्रोन्स आ गए हैं, तब भी बहुत महंगे हैं, बोलने की बात है, ड्रोन्स टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट आ गया है, एक नॉर्मल प्रदेश के अंदर, नॉर्मल जंगल के अंदर चुपचाप फॉरेस्ट एरिया के लिए जो एरिया मार्क्ड है ना, और अब से मार्क्ड नहीं है, लोग कहेंगे अरे हेमंता बिस्वा शर्मा आए हैं तंग करने के लिए, क्योंकि लोग कह रहे हैं मुस्लिम्स, बांग्लादेशी मुस्लिम्स टारगेट हो रहे हैं, तो तंग करने के लिए बोल दिया, फॉरेस्ट एरिया था नहीं। ये 1880s में अंग्रेजों ने फॉरेस्ट एरिया बोला हुआ है। लॉ पता है आपको, फॉरेस्ट एरिया हम सबको बिलोंग करते हैं। क्यों बिलोंग करते हैं? इन्वायरमेंट के लिए, नदियों के रस्तों के लिए, एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, जो वहां पे वाइल्ड लाइफ है उसके लिए, बहुत तरह की वेजिटेशन के लिए, देश के अंदर पोल्यूशन लेवल इतने हैं, ग्रीन कवर में तो और सब छोड़ो, पोल्यूशन लेवल के लिए कितना जरूरी है आपको पता है, उससे लड़ने के लिए। तो ये फॉरेस्ट लैंड्स कैप्चर हो रहे थे टू द एक्सटेंट कि लाखों नहीं करोड़ों लोग कहा जाता है इन फॉरेस्ट लैंड्स में रह रहे हैं, जिसका एरिया मैं आपको बता चुका हूं। तो हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक टारगेट बनाया, एक टारगेट क्या बनाया कि जो इलीगल फॉरेस्ट इंक्रोचमेंट है 10 साल में इसको खाली किया जाएगा, 10 साल के अंदर। प्रॉब्लम है ऑलमोस्ट 50-40 साल पुरानी, और प्रॉब्लम बढ़ती भी बहुत तेजी से, कुछ लोग वहां से आके बहुत तेजी से अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, डेमोग्राफिक वॉर लड़ रहे हैं, तो इतनी तेजी से बाहर से आके, भारत के बाहर से इलीगली आके पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, जंगल के जंगल, कॉलोनी के कॉलोनी कैप्चर कर लेते हैं, फिर किसी एक का डॉक्यूमेंट बन जाता है, वो क्या करता है, आपकी नौकरी के लिए जाता है। गरीब है ना, सबसे पहले गरीब की नौकरी के लिए जाता है, लेबर की, ब्लू कॉलर की, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कहाँ जाता है? आपके रिसोर्सेज, आपके वेलफेयर के लिए अस्पताल जाता है। आप डॉक्टर तो नहीं है, ट्रीटमेंट आपको मिलेगी या कोई इलीगली आया हुआ है उसको मिलेगी, है ना? डॉक्टर को तो पता भी नहीं कौन सामने, उसको सबको देनी है, वो करता है। फिर क्या करता है? अनाज, राशन। फिर क्या करता है? धीरे धीरे वोटर बन जाता है। फिर क्या करता है? सरकार से पॉलिसीज बनाता है कि भैया हम तो इतने आ गए, अब हम ही वोटर हैं, हम ही यहाँ रहेंगे, जो एक्चुअल जेन्युइन सिटीजन हैं उनको निकाल के बाहर फेंको। तो एक फॉरेस्ट लैंड कैप्चर की प्रॉब्लम लेवल देखिए कहां कहां पहुंचती है। मैं एक एग्जांपल देता हूं इंक्रोच डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जहां 25 साल पहले ये स्टेटमेंट आई थी, मेरे ख्याल से सीएम की स्टेटमेंट है, कि ये लोअर असम से आए और ओरिजिनली फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान। मैं तो आज भी बोलता हूं, बांग्लादेश आपको पता है हाल में ईस्ट पाकिस्तान की तरह बिहेव कर रहा है। बांग्लादेश कोई ज्योग्राफी थोड़ी ना, सिर्फ वो एक विचारधारा थी। कुछ लोग इनोसेंटली जो पार्टीशन से पहले सनातनी वहां रह रहे थे, पर बाकी जो मांग के लड़ के एक सेपरेट देश जाते थे, वो तो विचारधारा है, वो सिर्फ जमीन थोड़ी ना है। उसका नाम ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश कर दिया, और भारत ने शायद समझ लिया कि अरे अब तो ये बांग्लादेश हो गया, इसका कुछ पाकिस्तान से लेना देना नहीं, ये टू नेशन थ्योरी को मानता नहीं, ये सनातनियों को तंग नहीं करेगा, ये फ्रेंडली गुड नेबर होके रहेगा। कैसे रह लेगा? नाम तो जैश ए मोहम्मद भी रोज चेंज कर लेता है, लश्कर तैयबा भी रोज चेंज कर लेता है, अलग अलग नाम से आ जाते हैं। लोगों की मानसिकता क्या चेंज होती है? नहीं होती। बांग्लादेश की मुझे बड़ी खुशी होती है अगर वो अच्छा नेशन बनता। भारत ने तो बहुत इकोनॉमिक सपोर्ट भी दिया है, अब नई सरकार भी आई है, पर बांग्लादेश के अंदर हम पा रहे हैं किस तरह सनातनियों को टारगेट किया जाता है, डे आफ्टर डे आफ्टर डे। अनगिनत किस्से आ चुके हैं। अब क्या होगा आगे? भारत सरकार को क्या उसके अंदर इंटरवीन करना पड़ेगा? किसी और दिन का विषय है, जरूर डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं वो मुद्दा नहीं छोड़ने वाला हूं। पर मैं इस पे आता हूं, तो इंक्रोच डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एक दो एग्जांपल दे देता हूं। गोलपारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पाइकन रिजर्व फॉरेस्ट में आता है, 1000 बीघा लैंड इंक्रोच थी, 2700 इलीगल स्ट्रक्चर्स, 1080 फैमिलीज, उन 80 फैमिलीज, 1000 फैमिली में कितने बच्चे थे आप खुद ही सोच लीजिए, मैं पढ़ना नहीं चाहता। ऐसे नागौन डिस्ट्रिक्ट में 5962 बीघे थे, उसके बाद गोलघर डिस्ट्रिक्ट में 9000 बीघे थे, 1500 फैमिलीज रह रही थी, लॉन्ग लिस्ट थी। तो सरकार ने एक फैसला किया, और अब मैं आऊंगा इसके अंदर मीडिया के रूप के अंदर, इसके अंदर कोर्ट्स के अंदर, इसके अंदर किस तरह होती है। तो पॉलिसी डिसीजन था कि भैया अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हटानी है, 20% लैंड है, तो इमीडिएटली मीडिया के अंदर शुरू हो जाता है कि यार ये तो बांग्लादेशियों को, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए चल रहा है बांग्लादेश। सरकार ने बोला एक सिंपल सी बात है, डॉक्यूमेंट है, जमीन है, आपकी है या सरकारी, मीन्स हम सबकी है, देश की जमीन है। देश की जमीन, वो भी फॉरेस्ट लैंड्स में कोई जाके रह नहीं सकता,
एनवायरमेंट की बात करते हैं। अच्छा, इतना बड़ा जो वोक एनजीओ इकोसिस्टम है जो हर समय एनवायरमेंट की बात करता है, वो फॉरेस्ट लैंड्स के कैप्चर पे या नदियों के कैप्चर पे, रिवर के ड्राई बेड्स के कैप्चर पे कभी नहीं बोलता, मुंह भी नहीं खोलता। क्योंकि जो भारत का रहने वाला निवासी है, अब सोचिए मैं क्यों बोलता हूं प्रॉब्लम की, एक लोग एंगल समझेंगे नहीं। भारत के अगर आप जेन्युइन निवासी हो, बाहर से नहीं आए हो, तो कोई ना कोई जमीन तो आपकी है, चाहे गांव में ही हो। और जो गांव में आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी रह रहा हो, उसको सरकार नहीं, आबादी एरियाज को सरकार नहीं डिक्लेयर करती कभी भी, क्योंकि वहां तो आपकी हिस्टोरिकल चेन है। आप आसमान से तो टपके नहीं हो, आप भारत के अंदर ही थे। तो आपकी चेन में कुछ ना कुछ जमीन का महंगा टुकड़ा, गरीब टुकड़ा, छोटा टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा, गांव का कुछ ना कुछ तो आपके पास है। किसको सरकारी जमीन चाहिए होती है? वो जो बाहर से आता है, और वो पहले करता है लो फोकस एरियाज में। जंगल के अंदर कौन जाता है? कोई नहीं जाता। थोड़ा रिस्की भी होता है, थोड़ा रिस्की भी होता है ना। तो जंगल के अंदर भारतीय तो नहीं रह रहे होते थे। पहले जंगल के घुसते हैं, फिर पेड़ काटते हैं, फिर जंगल साफ करते हैं, फिर अपनी इलीगल बस्ती बनाते हैं, फिर बांग्लादेश से और लोगों को बुलाते हैं, फिर और लोगों को बुलाते हैं, फिर शादियां करते हैं, फिर आगे जाके आपको पता है किस तरह फैमिली प्लानिंग तो बहुत ही एक एलियन शब्द है, किस तरह आबादी बढ़ती है, किस तरह डेंजर बढ़ता है। तो जब ये हुआ तो मीडिया के अंदर शुरू हो गया, ये तो टारगेटिंग हो रही है। और हेमंता बिस्वा शर्मा के पीछे तो वैसे ही मीडिया पड़ी रहती है कि अरे टारगेट कर रहे हैं कि ये सेकुलर इनफ नहीं है। तो ये जब उन्होंने सत्ता के अंदर, मैं एक तारीफ इसलिए करी, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, देखा कितनी बढ़ गई है, पर ब्यूरोक्रेट्स जो बहुत बड़ी अड़चन डालते हैं, अलग अलग स्टेटों में एक्सपीरियंसेस हैं, मुख्यमंत्री बनने के बाद पावर एक्सरसाइज करनी ही नहीं आती, ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंडेंट है। दिल जिनका जिनका देखो, जिनके दिल में ये डिजायर ही नहीं है कि मैं मेजर प्रॉब्लम सॉल्व करूं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूं कईयों के दिल में डिजायर भी होगी, ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल ही नहीं है, सिस्टम पे कंट्रोल ही नहीं है, ग्रिप ही नहीं है। हेमंता बिस्वा शर्मा इसमें एक्सेप्शन है। सिस्टम पे ग्रिप इतनी स्ट्रांग है कि इतना बड़ा काम, जहां पे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, जहां वायलेंस भी हो सकती है, जहां पे ब्यूरोक्रेट भी स्लो कर सकता है, डिले कर सकता है, सब हुआ। ऑर्डर पास हुए, एक पूरा सिस्टम बनाया गया कि आपको अब कैसे खाली करनी पड़ेगी। ये सिस्टम के अंदर मैं आपको 4-5 पहलू बता देता हूं कि इवेक्शन जब पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि भैया ये फॉरेस्ट लैंड है, वो तो सरकारी रिकॉर्ड्स हैं और पुराने रिकॉर्ड्स हैं, 2014 या 19 या 20 में रिकॉर्ड्स नहीं आए हैं, पुराने रिकॉर्ड्स। उसके बाद एक नोटिस इशू किया जाता है। उस नोटिस से नहीं, एक स्टेप और भी है। लैंड आइडेंटिफाई करने के बाद एक कमेटी बनाई जाती है जिसके अंदर रेवेन्यू के ऑफिशियल्स बैठते हैं, जिसके अंदर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स बैठते हैं, वो पूरा नक्शा देखते हैं। उसके बाद वो एक नोटिस इशू करते हैं। नोटिस के बाद जिसको नोटिस दिया गया है वो आके अपना एविडेंस, अपना क्लेम पेश कर सकता है। वो दिखा सकता है कि भैया मैं कैसे यहाँ रह रहा हूँ, कैसे मेरी जमीन है, कैसे आपका नोटिस खराब है, वो सब चीजें साबित हो सकती हैं। उसके बाद आपको फिर अगर आपका कुछ क्लेम है, सुनवाई होती है, तो पहले तो एस्टैब्लिश होता है, फिर 15 दिन के बाद एक स्पीकिंग ऑर्डर दिया जाता है पूरे रीजंस के साथ, जिसको आप चैलेंज कर सकते हैं। अच्छा, चैलेंज हुआ अभी, हाई कोर्ट में चैलेंज भी हुआ। हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल ने यह भी सबमिट किया कि 29 लाख बीघाज हैं जो इन्फेस्टेड हो चुका है इंक्रोचर से, और स्टेट इसीलिए ये कर रही है क्योंकि 1 लाख बीघा लैंड वो खाली भी करवा चुकी है। प्रॉब्लम का लेवल देखिए। पर हाई कोर्ट में इनिशियली स्टे आया, फिर वो हाई कोर्ट में केस चल रहा था। कुछ बोला गया कि प्रोसीजरल सेफगार्ड होने चाहिए, जिसका मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूं, बिल्कुल सेफगार्ड होने चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 दिन में नहीं, 15 दिन में निकालिए, 30 दिन में निकालिए, पर निकालिए। हाई कोर्ट के अंदर इनिशियली स्टेज आए थे, फिर कोर्ट का केस, हाई कोर्ट ने कुछ दिए पैरामीटर्स प्रोसीजर के, सरकार को उनको ऑब्वियसली फॉलो करना है। उसके बाद केस पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट, जैसे हमारे देश में हर चीज पहुंचती है, और फिर हर बड़ी चीज एटलीस्ट पहुंचती है। फिर वो केस जिसका नाम था अब्दुल खालिक वर्सेस स्टेट ऑफ असम, वो के अंदर कोर्ट ने फैसला दिया, और ये फैसला आपको जानना बहुत जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि फॉरेस्ट जो है इतना इंपॉर्टेंट वाइटल नेचुरल रिसोर्स है नेशन का, ये आपको भी पता है,
साथ ही साथ कोर्ट ने कहा, इन आर ओपिनियन कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट while removing encroachment from the reserved forest contains sufficient procedural safeguards. यही बात होती है कि भैया कोई सिंपल सा लॉजिक है, कोई जेन्युइन व्यक्ति रह रहा हो अपनी जमीन पे, तो उसको आप जबरदस्ती स्टेट की पावर यूज करके ना कीजिए। कैसे साबित होगा कि व्यक्ति जेन्युइनली रह रहा है, नहीं रह रहा, वो पूरा प्रोसीजर है। और जो कोर्ट ने पॉलिसी बनाई है उसमें प्रोसीजरल सेफगार्ड्स सफिशिएंट है। ये इस इंग्लिश लाइन का एक सिंपल में मैंने आपको हिंदी में मीनिंग सुना दिया। तो कोर्ट ने कहा, इन आर ओपिनियन द कोर्स ऑफ एक्शन टू बी अडॉप्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट बाय रिमूविंग द एंक्रोचमेंट फ्रॉम रिजर्व्ड फॉरेस्ट कंटेन्स सफिशिएंट प्रोसीजरल सेफगार्ड्स। द प्रोसेस sought to be adopted by state government for removal of encroachment conforms to the principles of fairness, reasonableness and due process. तो जो भी भारत में बड़ा एक्शन होता है, अगर आप लोगों के राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस होना चाहिए, टाइम मिलना चाहिए लोगों को, वो सब कुछ हो रहा है। नटशेल क्या हुआ? नटशेल ये हुआ कि 3,60,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट को साफ करने के लिए फ्रॉम इलीगल इंक्रोचमेंट आदेश दिया। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा ये आपको भी जानना चाहिए, बहुत जरूरी। जो लोग इलीगली आते हैं, फॉरेस्ट में जंगली नकली जगह ले ली, सोचते हैं 5-10 साल बाद हम सेफ हो गए, अब तो बिल्डिंग बना लो, अब तो हम सेफ हैं, अब तो घर बना लो, पैसे भी लग जाते हैं। जब 15 साल बाद भी या 20 साल बाद भी या 30 साल बाद भी या 40 साल बाद भी साफ होते हैं, तो जो जो बांग्लादेश में बैठा है उसको पता है भारत जाने का फायदा नहीं है। कि घर बनाने में कुछ लाख तो लगाए हैं ना, वो जो कुछ लाख लगाए हैं वो पता नहीं 20 साल बाद कोई हिमंता बिस्वा शर्मा जैसा मुख्यमंत्री आ जाए और वो साफ कर देगा। यू पनिश द रॉन्ग डूअर्स, यू पनिश द इलीगल ऑक्यूपेंट्स, तो उनको ये समझ आती है बात की, तो फिर यहाँ पे आएंगे क्यों? ये अभी तक क्यों इतनी इलीगल इमिग्रेशन बन रही है कि लोगों को उठा के बाहर फेंकना क्यों मुश्किल है? क्योंकि जो आना चाहते हैं उनको लगता है एक बारी पहुंच गए, एक बारी जंगल में हमने घर बना लिया और 10 लोग बैठ गए, 1500 लोग हो गए, 1500 फैमिलीज, 6000 लोग रह रहे हैं, तो पुलिस भी नहीं आ पाएगी और पॉलिटिशियंस तो हम मैनेज कर ही लेंगे, वोट बैंक बन जाएंगे। कौन पॉलिटिशियन अपने वोट बैंक को हटाएगा, है ना? ये कभी उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। आउट ऑफ कोर्स, आउट ऑफ सिलेबस एक ऐसा व्यक्ति आ जाएगा जो बसी हुई इलीगल चीज को, जो नई इलीगल चीज नहीं है, उसको इतनी कठिनाई, जो मैंने आपको 6 स्टेप्स बोले, उनको पार करता हुआ अब कोर्ट में भी अपने जो पॉलिसी को डिफेंड करता हुआ, मीडिया को देखता हुआ, मिस कम्युनिकेशन के अटेम्प्ट्स को देखता हुआ, ब्यूरोक्रेसी को देखता हुआ, पुलिस को देखता हुआ, अपने जो देश के लिए या अपने प्रदेश के लिए अच्छा है उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। मुझे लगता है होपफुली बाकी जो सीएम्स हैं बहुत अलग अलग जगहों पे इस पूरे जो सिस्टमैटिक रूट अपनाया गया है, लीगल रूट, सेफ गार्ड्स के साथ रूट अपनाया गया है, प्रोसीजरल सेफ गार्ड, सब्सटैंटिव सेफ गार्ड्स अपनाया गया है, वो जरूर करें। और जहां जहां इलीगल लोग स्पेशली जो भारत से बाहर से आके बैठे हुए हैं, उनको उखाड़ें, फेंकें और जो हमारे देश की जमीन है वापस देशवासियों के लिए रिकवर करें।